हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्याही कलम विद्या मंदिर। आज मैं आपका भाई, आपका दोस्त जतिन यादव आपके साथ अकाउंट्स की रिवीजन शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है 26 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी रिवीजन को। और रिवीजन में सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया है वो देखिए क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगता है और कई बच्चों के लिए चैप्टर थोड़ा बहुत ईजी भी है। तो मोस्टली बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हम पहले इस चीज को उठा रहे हैं कि पहले मुश्किल चीजें कवर कर लेंगे और फिर इजी इजी तो हमें आती ही होंगी। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया है, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज कैश फ्लोज। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज कैश फ्लोज। कैश फ्लोज कैसे कैसे होने चाहिए, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। हमेशा ये होता है कि पैसा आता है या फिर पैसा हमारे पास से जाता है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट या फिर इनकम की या फिर कोई भी लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं कि कैश का आना या फिर कैश का जाना, वही हमको क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द कैश फ्लोज, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब मेन बात आती है यहाँ पे कि जब ये कैश फ्लो को शो कर रहा है तो किस चीज के कैश फ्लो की बात कर रहा है यहाँ पे, कैश फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, कैश की जब बात आती है तो कैश के हिसाब से तो हमारे पास यही पता होता है भाई हमारे हाथ में कितना पैसा है, बोलते हैं ना कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड। तो वो वाली बात आ जाती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो कैश वर्ड है वो शो करता है हमारे पास कैश ऑन हैंड की बात को। बट जो हमारे पास यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट है, दैट्स नॉट कैश। जो आपके पास रोकड़ा होता है वो कैश नहीं होता, कैश इक्विवेलेंट से एक अलग चीज है। तो कैश इक्विवेलेंट में जब हम आते हैं हमारे पास, तो कुछ आपके पास आपके 12th के हिसाब से बोल रखा है आपको क्या क्या चीजें आती है वहां पे। तो सबसे पहली चीज आएगी आपके पास ये आपका कैश एट बैंक। फिर हमारे पास सेकंड चीज क्या आएगी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। कैश एट बैंक तो पता है कि आपने कभी भी पैसा अगर बैंक में जमा करवा रखा है तो उसको कैश एट बैंक बोलते हैं। फिर अगला क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, कि आपने कहीं भी कोई भी पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड क्या हो जाता है, 3 महीना। तो 3 महीने के लिए कोई पैसा कहीं डिपॉजिट है तो उसको भी हम कहा लेंगे, कैश इक्विवेलेंट्स में। तीसरी चीज क्या हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स की वही बात हो गई कि अगर आपके पास कोई भी 3 महीने से कम वाली इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और वो कहां पे आती है हमारे पास, कैश इक्विवेलेंट्स में आती है। और चौथी चीज होती है हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जैसे आपको पता होगा कि कोई भी शेयर्स, कोई भी डिबेंचर्स, इन सबको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। और ऐसी सिक्योरिटीज जो मार्केटेबल नेचर की होती है। मार्केटेबल नेचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सिक्योरिटीज जो हम सिर्फ किसके लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए ही खरीदते हैं और हम शॉर्ट टर्म पीरियड में ही बेच देते हैं, जनरली इन 3 मंथ्स। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाई जाती हैं, कैश इक्विवेलेंट्स। तो मेनली हमने क्या सीखा अभी तक कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज कैश फ्लोज। कैसे कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो। अब किस चीज के कैश इनफ्लो कैश फ्लो आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कोई भी अगर चेंजेस आ रहा होगा तो वो कहां शो हो रहा होगा हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक लाइन बोली गई यहाँ पे कि इट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3। इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमने आपको पढ़ा होगा कि आपने अपनी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन टू एएस करके, ऐसा कोई टॉपिक था हमारे पास। तो एएस होता क्या है, एएस होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन बनाता है, ICAI बनाता है। किस लिए बनाता है, ताकि हमारी अकाउंटिंग इजी हो जाए। तो ऐसे ही एक AS3 है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं हम, कैश फ्लो बनाते हैं। और ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, MCQ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास MCQ में आ सकता है कि जो भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो किस एएस के द्वारा बनाई जाती है। तो हमारे पास क्या है, एज पर AS3 बनाई जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे अब कि जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई है। तो सबसे पहला आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में आ गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो हमको 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यही 4 कैटेगरी है हमारे पास, और इनको ही हमको आगे एक एक करके पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा मेनली यहीं से आएगा। आगे चलते हैं। देखिए आ गया हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है।
तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि बिजनेस हमारा कैसे चलता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन सब चीजों को हम ऑपरेटिंग बोलते हैं। जो भी चीजें हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में काम करती हैं उनको हम अपनी ऑपरेटिंग आइटम्स बोलते हैं और उन्हीं चीजों को हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। तो मेनली हमारा बिजनेस क्यों करा जाता है? अगर आप लोग कभी बिजनेस करने जाएंगे तो आप लोग क्या सोच के चलेंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं बिजनेस करूंगा। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के होता ही नहीं है। तो मेनली जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज होगी जो मेरे को प्रॉफिट कमा के दे रही होगी बिजनेस में, प्रिंसिपल प्रॉफिट, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा एक मोबाइल का शोरूम है। अब उस मोबाइल के शोरूम में मैं मोबाइल्स को बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं। अब इस बेचने खरीदने से मेरे को कुछ ना कुछ बीच में प्रॉफिट होता होगा। अब वो प्रॉफिट मेरे बिजनेस के लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू है, मतलब कि मेन रेवेन्यू है। क्लियर है बात? बट यही उसी शॉप में, मेरी मोबाइल की शॉप में मेरा एक एसी भी था, ठीक है। वो एसी मैंने लगा रखा था। अब उस एसी को मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। अब उसको मैंने खरीदा 10,000 में था बट बेच मैंने 12,000 में दिया। तो वो जो 2,000 का प्रॉफिट तो आया बट वो प्रॉफिट मेरे लिए क्या नहीं है? वो प्रॉफिट मेरे लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू नहीं है। क्यों प्रिंसिपल रेवेन्यू नहीं है? क्योंकि मेरा मेन बिजनेस एसी बेचना नहीं है। मेरा मेन बिजनेस क्या है? मेरा मेन बिजनेस तो भाई मोबाइल बेचना है। इसीलिए यहां पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या हो? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो मेरा बिजनेस में प्रिंसिपल रेवेन्यू को जनरेट करे। फॉर एग्जांपल मैं सब अपने मोबाइल्स को बेचूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल रेवेन्यू आएगा। फिर उस मोबाइल को बेचने के लिए मेरे पास कोई ना कोई शॉप होनी चाहिए, तो शॉप का रेंट भी देना पड़ेगा। तो रेंट भी मेरे लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी हो गया, एक तरीके से एक्सपेंस है मेरे लिए वो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहली चीज हो गई हमारे पास प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। दूसरी चीज, एक और चीज आती है हमारे पास, देखो क्या लिखा है? एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम वो एक्टिविटीज भी लिखते हैं जो ना इन्वेस्टिंग होती है और ना फाइनेंसिंग होती है। देखो इसको कैसे समझेंगे? हमारे पास चार कैटेगरी थी, मेनली हमारे पास तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में बोल रहा है भाई एक तो वो लिखो जो प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है आपकी, और दूसरी एक्टिविटी वो लिखो जो आपकी ना ही इन्वेस्टिंग है और ना ही क्या है? फाइनेंसिंग। तो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है तो किधर चला जाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग में। तो कोई अगर आपको कोई आइटम नहीं समझ में आ रहा कि ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा या ऑपरेटिंग में जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? ना ये इन्वेस्टिंग है ना ये फाइनेंसिंग है, तो सीधा कहां भेज दिया जाएगा उसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आती है? दो चीजें, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलिए एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? देखो यहां पे हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी और एक आता है फाइनेंशियल कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं फाइनेंशियल कंपनी की बात करता हूं। फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है? फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है कि आपसे डिपॉजिट्स लेना और आपको क्या प्रोवाइड करना? लोन प्रोवाइड करना। मतलब कि वो क्या करते हैं? सिर्फ पैसों में खेलते हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जो सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, पैसों में खेलती है, वही फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कोटक महिंद्रा, या फिर आपने मुथूट फाइनेंस सुना होगा। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं? लोन प्रोवाइड करती हैं। लोन कैसे प्रोवाइड करती हैं? क्योंकि उनका काम ही है फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो ऐसी कंपनीज को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कंपनी बोला जाता है। और दूसरी कंपनी क्या है? नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है वो सारी की सारी नॉन फाइनेंशियल हो गई। बाटा से लेकर टाटा तक सारी कंपनियां क्या है? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ी सी अलग होती हैं और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ी सी अलग होती हैं। जैसे देखिए नॉन फाइनेंशियल कंपनी में अगर मैं बाटा के हिसाब से चलता हूं, बाटा ने जूते बेचे या चप्पल बेचा तो वो उसके लिए क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? इससे हमको क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल रेवेन्यू मिल रहा है। इसीलिए इसको मैंने कहां रखा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखा है। क्लियर है बात? फिर दूसरा क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस। अरे भाई जो वो शॉप में लोग बेचने वाले होंगे उनको भी तो कुछ पैसा दोगे, उनको भी तो सैलरी दोगे, वेजेस दोगे। तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस क्या शो कर रहा है? कि एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपके बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको कहां लिया जा रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे देखते हैं फाइनेंशियल कंपनी का एग्जांपल क्या हुआ? परचेज ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं? पैसों में खेलती हैं। और सिक्योरिटीज मतलब भी क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स।
कैसे आते हैं, पैसों से खरीदना पैसों में बेचना, तो वो वाली बात आ गई। जब भी हम परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं फाइनेंशियल कंपनी, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो उनका तो ये डेली का बिजनेस है ना भाई, लोन प्रोवाइड करना, किसी की सिक्योरिटीज खरीद लेना, किसी के शेयर्स खरीद लेना, उनका डेली का काम है, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। दूसरी बात क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब देखो मैंने लोन की बात करी, तो लोन से रिलेटेड भी कोई अगर चीज होगी तो वो भी किधर जाएगी, जहां पे लोन जा रहा होगा। तो लोन इसका फाइनेंशियल कंपनी का ऑपरेटिंग है, तो उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी बच्चों, तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो एक बार और देख लेते हैं क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिंपल सी बात है, दो चीजें हमें याद रखनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या दो चीजें, एक तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, दूसरा क्या आ जाएगा, एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ना ही इन्वेस्टिंग है और ना ही फाइनेंसिंग है, तो किधर चला जाएगा, ऑपरेटिंग में। एग्जांपल भी देख लिया हमने इसके, क्या क्या, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में क्या रहेगा और फाइनेंशियल कंपनी में क्या रहेगा। नॉन फाइनेंशियल कंपनी में रहेगा हमारे पास सेल ऑफ गुड्स की बात हो गई, पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब कि जो नॉर्मल कंपनीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो वहां के बिजनेस को चलाने में यूज आती है सारी की सारी एक्टिविटीज, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पैसे का लेन देन वाली बात होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारे लोन वगैरह की बात होती है, डिपॉजिट्स की बात होती है, तब आके हमारे पास फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को माना जाता है। वो वैसे लोन देना लेना ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जाती है, बट फाइनेंशियल कंपनी की ये वाली सारी चीजें किधर आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। क्या कहती है, ये कहती है कि आपका कोई भी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल क्या है, एक्विजिशन का मतलब, एक्विजिशन का मतलब है परचेज और डिस्पोजल का मतलब क्या है, सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज एंड सेल ऑफ, क्या बात कर रहे हैं हम, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें किधर जाएंगी हमारे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सिंपल सी बात रखनी है किसकी, दो चीजें जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या दो चीजें, परचेज या फिर सेल, किस चीज की, वो भी दो चीजों की। कौन सी दो चीजें, लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट। एक और बात समझो, अदर इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्यों लिखा है यहाँ पे ऐसा, तो इधर आओ जरा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो मतलब कि ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती हैं जो कैश इक्विवेलेंट में जाती हैं, बट हमें इन्वेस्टिंग में कौन सी लिखनी है जाके, हमें इन्वेस्टिंग में वो वाली इन्वेस्टमेंट्स को लिखना है जो कैश इक्विवेलेंट में नहीं जाती है। ये ध्यान से रखना, जो कैश इक्विवेलेंट में जाएगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, जो इन्वेस्टिंग में जाएगी वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं जाएगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं जाती है। क्लियर है बात? अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या बोला, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, आपने कोई भी आपका फिक्स्ड असेट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या, सिंपल सी बात यही है कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी या फिर उसको बेचा। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कैपिटल गुड्स हो गए, आपकी कोई भी चीज कैपिटल नेचर की होगी, वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही होती है कि मैंने बिजनेस में लगाया, उससे मेरा बिजनेस चलेगा, अब वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, इसीलिए परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स आ गया इधर। और दूसरी चीज क्या आ गई, एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज। इसका मतलब क्या होता है, एडवांसेस मेड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम लोन की बात करते हैं तो मैं लोन ले रहा हूं, अगर मैं किसी से पैसा उधार ले रहा हूं तो वो मेरे लिए लोन बन रहा है। बट अगर मैं किसी और को पैसा उधार पे दे रहा हूं तो मैं जब पैसा दूंगा तो उसको बोलते हैं एडवांस। तो अगर मैंने किसी को पैसा उधार पे दिया है, एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टी, तो किधर जाएगा वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऐसा क्यों जाएगा इधर, यहाँ पे जाना तो फाइनेंसिंग में चाहिए था, नहीं बेटा, क्यों फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि जब मैं पैसा किसी को उधार पे देता हूं तो मैं क्या मान के चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि सामने वाला पर्सन मेरे को इन रिटर्न में इंटरेस्ट देगा, और किसी भी चीज के इन रिटर्न में अगर मेरे को कोई चीज मिलती है तो वो मेरे लिए असेट कहलाई जाती है, ना कि लायबिलिटी। इसलिए उसको लोन नहीं माना जाएगा, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं ले जाया जाएगा, किधर ले जाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट उसको सामने वाले को पैसा दिया है, वो मेरे को पैसा भी वापस करेगा और इंटरेस्ट भी वापस करेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आते हैं। क्या होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? सिंपल सी बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस के पैसों का रेख देख रखे। मेरा कोई भी बिजनेस है, उसमें ऑफ कोर्स पैसा लगा होगा, पैसा उसमें से निकल रहा होगा, पैसा उसमें से आ रहा होगा, तो जो भी चीजें पैसे की रेख देख करती है वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। कैसे? एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो चेंज कर दे, किसको चेंज कर दे, साइज या कंपोजिशन, साइज या फिर
कॉम्पोजिशन, किसका साइज है कॉम्पोजिशन? ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स। क्या बात कर रहे हैं? ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स। देखिए आपने हमेशा क्या सीखा होगा, एक चीज मैं लिख के बताता हूं, आपने अपनी 11th क्लास में ये चीज सीखी होगी कि आपके पास जो भी आपके असेट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। आपके जो असेट होते हैं वो लायबिलिटी प्लस किसके बराबर होते हैं? कैपिटल के बराबर होते हैं। देखिए इधर एक सेकेंड, ये हमारे पास आ रहा है कि जो भी मेरे पास असेट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो मेरा लायबिलिटी और कैपिटल है ना, ये पैसा इकट्ठा करता है बिजनेस में। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बोलते हैं। लायबिलिटी और कैपिटल क्या करता है? पैसा इकट्ठा करता है, इसीलिए हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बोलते हैं इसको। और यही फंड जो इकट्ठा हुआ होता है, ये फंड वापस किधर चला जाता है? एसेट में यूटिलाइज हो जाता है। कैसे यूटिलाइज हो जाता है? कोई भी चीज मैं एसेट में खरीद रहा हूं तो पैसा तो लगेगा, तो पैसा यहां से आता है और एसेट में जाके यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनती है। क्लियर है बात? तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पैसा इकट्ठा कौन कर रहा है? लायबिलिटी कर रही है पैसा इकट्ठा, और क्या कर रहा है? कैपिटल पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो जब यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल दोनों लोग ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो लायबिलिटी और कैपिटल को ही तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो किसकी बात कर रहा है? कैपिटल और बोरोइंग। बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग इज अ लायबिलिटी। तो हमारे पास क्या है? ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग आती है किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब कैसे आएगी दोबारा समझ लेते हैं। ओनर्स कैपिटल या फिर बोरोइंग की कोई भी साइज या कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए तो उसको किधर लिख दिया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखिए साइज या कॉम्पोजिशन की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ओनर्स कैपिटल लेके चलते हैं। आपने पढ़ा होगा, शेयर कैपिटल वगैरह सब पढ़ लिया होगा, रिवीजन चल रही है तो आपने सब पढ़ लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। तो ओनर्स कैपिटल मान लेते हैं किसी कंपनी के पास शेयर है 10,000 रुपए के, उसकी कंपनी के शेयर्स हैं 10,000 रुपए के। अब उस कंपनी के शेयर 10,000 से 20,000 हो गए, मतलब कि उसका क्या हो गया? साइज बढ़ गया, उसका अमाउंट बढ़ गया। तो जब अमाउंट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन साइज। बट अगर मैंने मान लो ये 10,000 के जो शेयर्स थे, इन 10,000 के शेयर्स में से मैंने 5,000 शेयर्स वापस करे, बायबैक करे, और 5,000 के क्या दे दिए? डिबेंचर्स दे दिए, तो अभी भी पैसा तो क्या है? 10,000 रुपए ही है, पैसा तो 10,000 रुपए ही है कंपनी में। बट उसमें क्या हो गया है? अब शेयर कैपिटल 5,000 की हो गई है, डिबेंचर्स 5,000 के हो गए हैं, इसीलिए वहां पे क्या हो गया है? कंपोजिशन हमारी चेंज हो चुकी है। तो जब भी हमारे पास ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग में साइज और कंपोजिशन चेंज होते हैं तो उसको किधर लिख दिया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख दिया जाता है। नीचे आते हैं जरा, एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा इकट्ठा करना, वही शेयर कैपिटल वाली बात है। तो इश्यू ऑफ शेयर, जब भी आप शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, और ये पैसा किधर जाएगा? ओनर्स कैपिटल वाली बात में जाएगा। तो इसलिए कहां लिखा गया इसको? इश्यू ऑफ शेयर्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अरे लायबिलिटी होता है, बोरोइंग, पता है ना क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी फैसिलिटी होती है जो बिजनेसेस को दी जाती है कि आप अपने अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा किसी को भेज सकते हैं। तो वो क्या हो गया? अब मान लो 10,000 रुपए थे बैंक में, मैंने 15,000 रुपए किसी को भेज दिए, तो बैंक भेज तो देगा, बट वो 5,000 क्या हो गया मेरे लिए ऊपर का? मेरी लायबिलिटी हो गया। और वो लायबिलिटी अगर मेरे लिए आता है तो वो किधर जाएगा मेरे लिए? बोरोइंग्स में। इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आता है हमारे पास? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट चलिए, ये हमारे पास 3 एक्टिविटीज हो गई। हमने कौन कौन सी 3 एक्टिविटी पढ़ी हुई? अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ी, और लास्ट में आके हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ी। एक बार देख लेते हैं फिर से, ऐसे ही याद करते हैं क्या होता है भाई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें आती है हमारे पास? एक तो ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटीज जो मेरे को प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करके दे। क्या जनरेट करे? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करे। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो ना ही इन्वेस्टिंग होती है और ना ही फाइनेंसिंग होती है। आप लोग ऐसे बैठे मत रहिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ अपने बात रिवाइज करिए। तो क्या बोला? पहले प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी क्या हो गई? एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग का। इन्वेस्टिंग की याद करो, क्या होता है इन्वेस्टिंग का? हाँ, इन्वेस्टिंग में हमारे पास क्या आता है? लॉन्ग टर्म असेट्स आते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो उसकी किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे? लॉन्ग टर्म असेट्स, और जो हमारी अदर इन्वेस्टमेंट थी इसके सेल या परचेज की कोई भी बात आएगी तो किधर जाएगा वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फिर अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी हमने? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कैपिटल को देखते हैं बिजनेस की, और बोरोइंग्स को देखते हैं। कैपिटल और बोरोइंग दोनों के ही साइज या कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज हो जाए
तो किधर चला जाएगा हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। तो अभी तक हमने इतना समझ लिया कि कौन सी चीज किधर जाती है, कैसे जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोगों को शायद ना भी पता हो, या फिर अच्छी बात है अगर आप लोगों को पता है तो क्या है ये, ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। इसमें से एक बात तो आपको पता होगी, दूसरी शायद से ना पता हो। क्या है इसमें, ट्रांजेक्शंस ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको मैं कैश फ्लो मानूंगा ही नहीं। पहली बात तो वो हो गई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने उधार पे सामान खरीदा, अब मैं सामान लेकर आ गया बट उसमें मैंने कैश तो किसी को दिया ही नहीं, पैसा तो मैंने किसी को दिया ही नहीं, तो उसमें कैश इन्वॉल्व तो है ही नहीं। तो पहली चीज क्या हो गई, ऐसी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिसमें से अभी कैश ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है ही नहीं, उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो। तो ना ही यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है ना ही यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको कहां रखा गया हमारे पास, नॉट अ कैश फ्लो में रखा गया है। ये तो मेनली आपको शायद से पता होगा। मेन बात करते हैं यहाँ पे, ये वाली बात जनरली लोगों को नहीं पता होती है, जो कि मैं बता देता हूं। क्या बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शंस ऑफ मूवमेंट इन बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ना क्या चाह रहा भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कई सारे आइटम देखे, हमने देखे थे ना कई सारे आइटम, कैश देखा था, कैश एट बैंक देखा था, जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट थी वो देखी थी, मार्केटेबल सिक्योरिटी थी वो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कहता है इन सब में से अगर पैसा आपस में ही घूम रहा है, अगर पैसा आपस में ही घूम रहा है तो इसको मैं कभी भी कैश फ्लो नहीं मानूंगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास मान लो कैश पड़ा है 10,000 रुपए का, क्लियर बात। अब ये 10,000 रुपए के कैश को मैं उठाता हूं और मैं जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देता हूं। मतलब मैंने क्या करा, मैंने अपने कैश इन हैंड को अपने कैश एट बैंक बना लिया। क्या करा मैंने, कैश इन हैंड को कैश एट बैंक बना लिया। अब यहां पे क्या चेंज हुआ, वो कैश से कैश इक्विवेलेंट में चला गया, मतलब कि सेम अमाउंट मेरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। तो मैं ये क्या मानूंगा कि नहीं भाई मेरे पास तो कैश इनफ्लो हो रहा है, मेरे तो बैंक अकाउंट में पैसा आया, मैं तो कैश इनफ्लो मानूंगा। नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप कभी भी कैश को कैश बैंक में जमा करवाओगे तो वो आपके लिए इनफ्लो नहीं होगा। तो मैं वही बात समझा रहा हूं कि ट्रांजेक्शंस ऑफ मूवमेंट, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा मूव हो रहा हो एक कैश इक्विवेलेंट से लेकर दूसरे कैश इक्विवेलेंट तक, तो उसमें उसको कैश फ्लो नहीं माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको, शायद एमसीक्यू में आ सकती है, ये इसके चांसेस हैं आपको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ऑफ कोर्स, कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करा जाएगा। तो उसकी बात करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटीज हमारे पास कौन सी आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और देखा जाए तो यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हमको ऐसा कुछ फॉर्मेट भी याद करना पड़ेगा। अभी फॉर्मेट और भी नीचे है, तो ये फॉर्मेट भी हमें याद करना पड़ेगा। और इस एक्टिविटी के दौरान ही हमने बुक में भी एक चीज पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में वो है नहीं, क्या क्या चीज है वो, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो तरीकों से बन सकती है। कौन कौन से दो तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो आपके सिलेबस में है वो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो। क्लियर है बात। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको सिंपली आपकी ग्रेजुएशन में या फिर अगर आप सीए सीएस सीएम में कुछ भी करते हैं तो आपको जाके वहां पे पढ़ना है। तो अभी हम मेन बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला गया है, पहले तो वो समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो गया कि मैंने कोई चीज उठाई और उसको घुमा फिरा के मैं अपने आंसर तक आया, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट मेथड। और सिंपल डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि मैंने कोई भी चीज मेरे पास पड़ी है, उसी में मैंने कोई चेंज कर दिया और वो मेरे लिए डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। जब यहां पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, तो यहां पे सबसे पहले किससे शुरू करा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखो समझो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, शुरू कहां से करेंगे, प्रॉफिट से शुरू करेंगे। और निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें कैश फ्लो। प्रॉफिट से शुरू करके किधर जाएंगे, कैश फ्लो में। अब कई लोगों को लग रहा होगा ये तो सेम बात है, नहीं बच्चा सेम बात नहीं है। सेम बात क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में अगर ध्यान करो तो प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर रखा था। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रखा था अपने पीएनएल अकाउंट में। और वो जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो एक तरीके से नॉन कैश आइटम हो गया ना। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो उस डेप्रिसिएशन को तो मैंने ट्रीट कर रखा है अपने प्रॉफिट में। मतलब कि ये जो मेरा प्रॉफिट मैं लिख रहा हूं, इस प्रॉफिट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी नॉन कैश भी होंगी और कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मेरी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की चीजें होंगी। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है, जिसमें मैं इनडायरेक्टली उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपने मेन आंसर तक पहुंचूंगा। चलिए शुरू करते हैं।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 1 पढ़िए, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो जो हमारा हम पीएनएल बनाते हैं, उस पीएनएल में हमने हमेशा नोटिस करा होगा कि जो हमारी डेबिट साइड होती है या फिर जो हमारा सारी प्रॉफिट्स निकालने के बाद हम टैक्स वगैरह माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो प्रॉफिट आता है हमारे पास वो हमारा आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है? वो आफ्टर टैक्स। इसीलिए स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना है? उसको बिफोर टैक्स बनाना है। अब बिफोर टैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ये वाला फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम पहले 4 चीजें ऐड करते हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? पीपीआईटी। क्या होती है? पीपीआईटी, ये हमारा एक तरीके से एब्रीविएशन है। पीपीआईटी क्या हो गया? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पीपीआईटी क्या हो गया? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जल्दी से ये कमेंट करो, पीपीआईटी लिख के, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसकी बात हो गई, पीपीआईटी तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके नीचे भी कुछ चीजें हैं। जब मैंने आपको बताया कि मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब कि जो मेरा प्रॉफिट है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी क्या हो रखी है? ट्रीट हो रखी है। तो अब मेरे को उसको भी क्या करना होगा? रिवर्स बैक करना होगा। क्लियर है बात? तो यहां पे उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज माइनस कर रखी है तो उसको प्लस कर दोगे, कोई चीज प्लस कर रखी है तो उसको माइनस कर दोगे। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो कोई चीज अगर आपने डेबिट कर रखी है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर रखी है तो डेबिट कर देंगे। तो वही वाली बात है। तो देखो ऐसा कोई भी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हमने क्या कर रखा है? डेबिट टू पीएनएल, डेबिट टू पीएनएल, डेबिट टू पीएनएल, डेबिट टू पीएनएल। ओहो, डेबिट टू पीएनएल का मतलब क्या हो गया? आपने उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर रखा है ना। डेबिट कर दिया पीएनएल में, उसका मतलब क्या और कर रखा है? आपने पीएनएल में चार्ज कर रखा है उसको एज अ एक्सपेंस। तो मैंने एक्सपेंस के रूप में अगर किसी चीज को चार्ज कर दिया तो उससे मेरा ये जो प्रॉफिट आया होगा ये प्रॉफिट कम हो चुका होगा। तो जो मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है ये प्रॉफिट कम शो हो रहा है। इसीलिए मैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो मैंने एक्सपेंस के रूप में ऐड कर माइनस कर रखा था उसको वापस क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है बात? ऐसे ही अगली चीज क्या लिखी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल। क्रेडिटेड टू पीएनएल का मतलब क्या होता है? इनकम। ऐसी इनकम जो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैंने उसको अपने प्रॉफिट में बढ़ा रखा था। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने क्रेडिट कर रखा है इसका मतलब मैंने अपने पीएनएल को बढ़ा रखा है। अब उसको अगर मैंने बढ़ा रखा है और रिवर्स करना है तो क्या कर देंगे? हमारे प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? लास्ट चीज एक और है हमारे पास, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई आपने अभी कभी ना टैक्स पे करा होगा। अब कभी कभी क्या हो जाता है? टैक्स हम ज्यादा पे कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो ज्यादा टैक्स पे कर दिया जाता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। अब ये जो टैक्स रिफंड आया, क्या ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये मेरे लिए हर टाइम तो होता नहीं है, प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी भी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, ये जो सारी एडजस्टमेंट हमने करी है ये क्यों करी है? मेन बात हमारी आती है यहाँ पे। हमने पढ़ तो लिया ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, माइनस करना है। क्यों करना है? मेन बात ये आती है कि हमें इस प्रॉफिट को क्या बनाना है? ऑपरेटिंग बनाना है। क्या बनाना है? ऑपरेटिंग बनाना है। इसीलिए जो भी चीजें उसमें ऑपरेटिंग नहीं है, चाहे वो नॉन कैश हो चाहे वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग, तो जो भी चीज हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग है या फिर नॉन कैश है उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे यहां से। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय एंट्री, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ एक एंट्री के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रोविजन को क्रिएट कर देते हैं और इस प्रोविजन के बनते ही मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए वापस मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐसा ही प्रपोज डिविडेंड है, ऐसा ही इंटरिम डिविडेंड है, ऐसा ही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। क्लियर है बात? तो हम उन चीजों को वापस क्या कर देंगे? रिवर्स बैक कर देंगे, जिससे हम कहां पहुंच जाएंगे? लास्ट में हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमने आफ्टर से शुरू करा और बिफोर पे आ गए। आफ्टर का मतलब क्या होता है कि आपने वो चीज उसमें एडजस्ट कर रखी है बट हमने उसको वापस से रिवर्स कर दिया तो वो क्या हो गई? नॉन एडजस्टिंग हो गई, तो हमने इसको बिफोर बना लिया। क्लियर है बात? तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर होता है जिसमें हमने क्या करा? अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बना लिया है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है?
अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ना आपके पास, इससे हमें आगे कंटिन्यू करना है, बट हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकालना है हमें, ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें अभी तक वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है, या फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है। तो अब देखिए यहाँ पे कहां से शुरू कर रहे हैं हम, फिर से नेट प्रॉफिट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को उठा के लेके आए, किधर आ गया, यहाँ पे आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या करना है इसमें, मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें उनको हटा दो, वही वाली बात हो गई, क्या हटाना है, मैं नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटानी है। तो नॉन ऑपरेटिंग के साथ साथ मेरे पास नॉन कैश आइटम्स भी हट जाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देना है, देखो ये जो मेरा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसको मैं क्या कर दूंगा, अपने पास से रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स कैसे करा, जो मेरा एक्सपेंस था वो मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, अब मैंने उसको वापस से ऐड कर दिया है, तो ऐड करते ही वो क्या हो जाएगा, मेरे पास रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही नॉन कैश इनकम, ऐसी कोई इनकम जो मेरे पास कैसी है, नॉन कैश नेचर की है, उसको मैंने ऐड कर रखा होगा प्रॉफिट में, रिवर्स कर दिया, वापस से माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से किधर जाना है, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन कैश इनकम्स को माइनस करेंगे। ऐसे ही ऐसे कोई एक्सपेंस जो नॉन ऑपरेटिंग है वो मेरे पास अपने प्रॉफिट में कम कर रहे होंगे मेरे प्रॉफिट को, तो उसको भी वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसी कोई इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है वो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर रहा होगा, कम कर, ज्यादा कर रहा होगा, तो इसको क्या कर देंगे, वापस से माइनस कर देंगे। क्लियर है बात। तो इसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है बात, क्या आ गया हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। सेकंड स्टेप क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, क्या निकालना है हमको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी जो हमने निकाला वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, क्या निकाला अभी हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट में से कितना कैश जनरेट हुआ वो वाली बात करनी है। अब उस प्रॉफिट में से कितना कैश जनरेट हुआ उसकी बात करनी है, इसलिए बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखिए जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था उसको उठा के नीचे लाए, इसमें सारी चीजें चेंज कर दी। कौन कौन सी चीजें चेंज करी, देखो करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्यों भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा किसकी बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी किसकी आएगी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात आएगी। यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है अब वो वाली बात करते हैं कि मेरे पास पैसा किस में आएगा, पैसा किस में नहीं आएगा। करंट एसेट की बात करते हैं, चलिए कोई भी करंट एसेट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कार है, मैंने उसको एज अ करंट एसेट रखा हुआ है। करंट एसेट समझते हो, मैंने कार ली, मेरा मन है कि मैं उसको 1 साल में बेच दूंगा, मेरे लिए करंट एसेट है। अब उस कार को मान लो मैंने खरीदा, ठीक है, तो कार आ रही है मेरे पास कार जब आ रही है तो इंक्रीज इन कार हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया। उस कार के आने से मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को पेमेंट करनी पड़ रही है ना, कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब मैं कार खरीदूंगा तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास जब इंक्रीज इन करंट एसेट होता है तो मेरे पास डिक्रीज इन कैश फ्लो होता है, मतलब कि मेरे पास क्या होता है, आउटफ्लो होता है। जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो मेरा कैश जो होगा वो कम होएगा, जब एसेट बढ़ेगा तो कैश कम होएगा। इसीलिए देखो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश कम हो रहा है। ऐसे ही वो जो कार थी मैंने बेच दी, अब मेरे पास से कार चली गई, डिक्रीज इन कार, डिक्रीज इन करंट एसेट। बट उस कार को बेचने से मेरे पास क्या हो गया, पैसा आया है। अब वो जो पैसा आया है उसको क्या बोलूंगा मैं, कैश इनफ्लो बोलूंगा। अब इस कैश इनफ्लो की वजह से कैश बढ़ जाएगा, तो क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट की में क्या होगा, ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर। हाँ जी बच्चों, तो अभी देखा हमने करंट एसेट की बात करी कि कार हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें बात क्या हो गई कि कार अगर बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश इनफ्लो आएगा, उसको ऐड कर देंगे। और पैसा, अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो कार तो बढ़ेगी बट पैसा हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब बात आती है किसकी, लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की बात आ रही है। तो देखो करंट लायबिलिटी में एग्जांपल लेते हैं लोन का। लोन की बात क्या कहते हैं कि अगर मैं लोन ले रहा हूं, मान लेते हैं मैं कोई 6 महीने के लिए लोन ले रहा हूं,
ठीक है। अब उस 6 महीने में मैंने जो लोन लिया, लोन के आते ही मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, और उस लोन के आते ही मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा भी आ गया होगा। तो देखो दोनों चीजें हो रही हैं, क्या दोनों चीजें, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि लायबिलिटी के बढ़ने से कैश इनफ्लो होता है, लायबिलिटी के बढ़ने से कैश इनफ्लो होता है, इसलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है। क्यों, क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है। और यही उल्टा कर दें तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब मैं पेमेंट करूंगा करंट लायबिलिटी की तो मेरे पास से पैसा चला जाएगा और लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, उसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो हमने कहां शुरू करा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और कहां पे आ गए हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने वर्किंग कैपिटल की वहां पे चेंजेस को शो करा और वहां से हम कहां पहुंच चुके हैं, अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंच चुके हैं। अब आता है हमारे पास स्टेप नंबर 4, और यही स्टेप नंबर 4 मेरे लिए क्या है, लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 इज द लास्ट स्टेप। क्या बोला गया है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या आएगा हमारे पास, क्या हमें कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, थोड़ी बात समझो। जब मैं लिखूंगा फ्रॉम तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो शो कर रहा है। अगर कैश इनफ्लो शो कर रहा है तो मैं अपने आंसर में क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर बात। बट यही मेरा आंसर अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मेरा कैश फ्लो जो है वो आउटफ्लो शो कर रहा है, तो उस आउटफ्लो को शो करने के लिए वर्ड क्या आएगा, यूज्ड इन। तो क्या बोलेंगे, कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना सा चेंज है, इतना सा थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हमारे पास, क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हमने कहां से कैलकुलेट करा था, अभी ऊपर कैलकुलेट करा, नीचे आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में। क्या करेंगे, देखिए जो मेरा कैश जनरेट हुआ ऑपरेशन में से, अब इस कैश जनरेट में से भी मैंने कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करा होगा। अब कहोगे सर आपने तो टैक्स की बात कर ली, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने ऐड करवाया था। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करवाया, क्यों ऐड करवाया, क्योंकि प्रोविजन जो है वो हमारे पास कैसा होता है, वो ऐसा होता है नेचर का कि वो एक्चुअली नहीं अकर होता, बट मैं उसको अपनी पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देता हूं, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको ऐड करवाया। बट इस साल एक्चुअली कोई ना कोई तो टैक्स पे करोगे आप, तो उस एक्चुअल पेमेंट को क्या करा जाता है, यहाँ पे आके माइनस करा जाता है। क्यों माइनस करेंगे, आउटफ्लो हो रहा है तो हमने माइनस कर दिया, पैसा बाहर जा रहा है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और एक और बहुत ध्यान से चीज देखनी है, क्या ध्यान से देखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस यहां लिखा है। हमने कहीं और भी देखा था, हमने कहां देखा था, आ जाओ ऊपर वापस, देखो ये रहा स्टेप नंबर 1 में। क्या है स्टेप नंबर 1 में, डिटरमाइन कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस या माइनस कर रखा है। किसको प्लस करा है, जो हमारा एक्सपेंस था उसको मैंने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, और जो मेरा इनकम थी उसको मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है। अब जरा वापस आओ नीचे, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, जो मेरा एक्सपेंस है उसको माइनस कर रहे हैं, जो मेरी इनकम है उसको, जो मेरा एक्सपेंस है उसको माइनस कर रहे हैं, जो इनकम है उसको वापस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या समझ में आया हमें, मतलब ये समझ में आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो भी चीज आप स्टेप नंबर 1 में ऐड करोगे वो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और उल्टा अगर कोई चीज आपने वहां पे माइनस करी है तो स्टेप नंबर 4 में आके क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा जाता है, देखो हमने ऑपरेटिंग तो बना लिया इसको, जो भी हमारा ऊपर मैंने स्टेप नंबर 1 में मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक जाना था, वो तो मैंने प्लस माइनस करके बना लिया। बट अगर ध्यान से समझे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई चीजें वो एक्चुअली हुई तो होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैंने एक्सपेंस करा होगा वो हुआ तो होगा, तो मतलब उसकी वजह से कैश मेरा आउटफ्लो तो हुआ होगा, तो उस आउटफ्लो को शो करने के लिए मैं उसको वापस क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। क्लियर है बात, तो जो चीज ऊपर प्लस नीचे आके माइनस, ऊपर माइनस नीचे आके प्लस। क्लियर है बात, तो ये चीजें करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीजें खत्म हो जाती हैं, बट उसमें एक दो चीजें और हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम इसको फॉर्मेट में देख लेते हैं। क्या फॉर्मेट है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है फॉर्मेट में, सबसे पहले क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हम कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे अपने स्टेप नंबर 1 से। कहां से निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 से। तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेप नंबर 1 के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे आइटम्स टू बी एडेड, ऐसी चीजें ऐड कर दो जो मेरे लिए नॉन कैश एक्सपेंस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ऐसी चीजें माइनस कर दो जो मेरे लिए नॉन कैश इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं।
फिर इसके बाद देखो क्या आया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। फिर उसमें ये सारी चीजें ऐड माइनस करी, कहां तक आ गए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या करा, इनकम टैक्स पे को माइनस कर दिया, फिर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जो भी हमारे पास प्लस माइनस हो रहा है उसको कर दिया, और लास्ट में आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, टेक करंट ईयर फिगर, टेक प्रीवियस ईयर फिगर, किस चीज में बोल रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। जब हमने बात करी थी पीपीआईटी करके और स्टेप नंबर 1 में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आप फिगर कौन सी लोगे, मतलब कि जो आपका अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सा अमाउंट लेंगे, टेक करंट ईयर फिगर्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या लिया जाएगा, करंट ईयर फिगर। आपको पता होगा आपके क्वेश्चन जब आता है तो आपको 2 कॉलम मिलते हैं, उसमें एक करंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। तो जो भी करंट ईयर वाली आपकी फिगर्स होंगी उन फिगर को किधर ले आप, प्रोविजन फॉर टैक्स में। अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स ले रहे हो तो फिगर्स को माइनस नहीं करना है, सीधा जो करंट ईयर वाली फिगर है उसको उठाएंगे। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कहां मिलेगा हमको, प्रपोज डिविडेंड हमें बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा, और बैलेंस शीट के बाहर हमको प्रपोज डिविडेंड की कौन सी फिगर लेनी है, प्रीवियस ईयर की फिगर लेनी है। कौन सी फिगर लेनी है, प्रीवियस ईयर की। फिर इंटरिम डिविडेंड आता है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये होता है ऐसा डिविडेंड जो मैंने क्या करा, इस साल ही अनाउंस करा इसी साल के प्रॉफिट से, और उसको दे भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को। क्लियर बात। अब वो जो मैंने इस साल पे इंटरिम डिविडेंड दिया है वो पिछले साल का तो दे नहीं रहा, मैं उसी साल का दे रहा हूं, तो यहाँ पे फिगर्स भी कौन सी लेनी है, करंट ईयर फिगर लेनी है। क्लियर है बात। फिर आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई पैसा आपने जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करा। तो देखो पिछले साल 10 लाख थे मेरे जनरल रिजर्व में, इस साल 12 लाख हो गए, तो बढ़ा कितना, 2 लाख रुपए ना। तो मैं 2 लाख रुपए को कैश फ्लो में लूंगा, क्योंकि 10 लाख रुपए तो पिछले साल का था, तो इस बार कितना लेंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए का। इसीलिए क्या बोला गया यहाँ पे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर्स को माइनस कर दो। 12 लाख में से 10 लाख को माइनस कर दो तो 2 लाख रुपए आता है, और उसी 2 लाख को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या लेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए कुछ लिखा है, देखो 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 क्या लिखा, एट द एंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो। कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए एट द एंड इसको डिडक्ट कर देना है। यही चीज तो भी पढ़ी थी हमने कि जो भी मैंने यहाँ पे प्लस कर रखा होगा उसको वापस डिडक्ट कर देंगे, जो मैंने माइनस कर रखा होगा उसको वापस से ऐड कर देंगे। क्लियर है बात। तो इतना रह गया था। इसके साथ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होती है, जिसमें हमने कुल कितने 4 स्टेप पढ़े हैं। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। इसके साथ हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है। हमने समझ लिया कौन सी चीजें कैसी आएंगी, किधर आएंगी। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी हमने सीखा था, क्या पढ़ा था हमने, ओह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि वहां पे हमारे पास लॉन्ग टर्म असेट्स और जो हमारी अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती, उन दोनों में अगर मैं कोई भी सेल या परचेज कर रहा हूं तो वो सारी चीजें किधर जाएंगी, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी। तो वही देख लेते हैं कैसा बनेगा फॉर्मेट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस करूंगा। तो देखो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें ऐड कर रहे हैं, सेल ऑफ टेंजिबल एंड और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। किसको प्लस कर रहे हैं, कोई भी सेल करूंगा, सेल करने से पैसा आएगा तो उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मेरी हो रही है उसको मैंने सेल कर दी, उससे भी पैसा आ रहा है, उसको भी ऐड कर दिया। तीसरा क्या है, रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अबव इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट में से आ रही है। इन्वेस्टमेंट कहां लिखी, इन्वेस्टिंग में, तो इन्वेस्टिंग में लिखी हुई इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इनकम आती है तो वो इनकम भी क्या मानी जाएगी, इन्वेस्टिंग का पार्ट ही मानी जाएगी। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर कोई मेन चीज आपकी प्रिंसिपल चीज कोई कहीं जा रही है तो उसके पीछे के जो लगे हुए हिस्से होते हैं वो सारे के सारे उधर जाएगी। जिधर आपका इंजन चलता रहेगा उधर की रेल की गाड़ी भी पीछे पीछे डिब्बे भी चलते रहेंगे। तो वही वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट पे आई हुई इनकम भी किधर मानी जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। ऐसे ही रेंट रिसीट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 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 मतलब बिल्डिंग या फिर कोई भी चीज। अब बिल्डिंग मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म एसेट है। अब लॉन्ग टर्म एसेट तो इन्वेस्टिंग में आ गया, तो उस पे बिल्डिंग पे आया हुआ रेंट भी किधर आएगा, हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर आते हैं डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स किधर जाएंगे, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स शेयर्स
अरे सर शेयर्स तो आपने फाइनेंसिंग में पढ़ाए थे, तो ये शेयर्स की फाइनेंसिंग में आ रही है तो इस पे आया हुआ डिविडेंड भी तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए ना। नहीं बेटा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप। मैंने बोला था इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग में क्या बोला था मैंने, इश्यू ऑफ शेयर। जब कंपनी किसी को शेयर देती है तो कंपनी को पैसा मिलता है, क्लियर है बात, तो वो होता है इश्यू ऑफ शेयर, वो जाएगा फाइनेंसिंग में। बट जब मैं किसी और कंपनी के, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है, मेरी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है, तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदेगी ना। हम लोग क्यों किसी के शेयर्स खरीदेंगे, तो एज अ इन्वेस्टमेंट जब किसी शेयर्स को खरीदा जाता है तो उस पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स परचेज्ड, ऑन शेयर परचेज, नॉट शेयर इशूड। शेयर इशूड तो हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, यहाँ पे किसकी बात आ रही है, शेयर परचेज की बात आ रही है, तो उस पे कोई भी डिविडेंड मिलता है तो वो किधर जाएगा मेरे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऐसे ही कोई भी डिबेंचर मैंने खरीदे हुए हैं, डिबेंचर भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं, सेम लॉजिक। क्या सेम लॉजिक, जब मैं इशू कर रहा हूं डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में, बट मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट पे आया हुआ इंटरेस्ट किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऐसे ही हमारे पास ये सारी चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें हमारे पास माइनस होंगी, लेस होंगी। क्या क्या, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, भाई जब मैंने बेचा तब तो पैसा आया, बट जब मैं खरीदूंगा तब मेरे पास से पैसा जाएगा भी तो परचेज करने की वजह से कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी चीज क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर से पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो माइनस। लोन एंड एडवांसेस गिवन, देखिए लोन एंड एडवांसेस गिवन, एडवांसेस और लोन्स की मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जब भी आप किसी को पैसा उधार पे देते हो तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट देते हो, है ना, तो एज अ इन्वेस्टमेंट देते हो तो वो पैसा आपके पास क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और जब आप पैसा उधार पे दे रहे हो तो आपके पास से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, और उस आउटफ्लो को किधर लिखा जाएगा, लेस करा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है बात, चलिए ये यहीं पे हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी खत्म होता है, जिसमें लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर किसी को भी ये नोट्स, एकदम प्यारे प्यारे नोट्स, सारे चार्ट फॉर्म में इतने बढ़िया से फॉर्मेट सब बना हुआ है, सारी चार्ट फॉर्म बनी हुई है, ये सारे आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, स्याही कलम विद्या मंदिर टेलीग्राम, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो कृपया करके जल्दी जाइए वहां पे और नोट्स को लीजिए। फ्री नोट्स हैं, अवेलेबल हैं, जल्दी जाइए। चलो नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, देखो हम बात कर रहे थे किसकी, कैपिटल की और बोरोइंग की। कैपिटल और बोरोइंग की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी कैपिटल और बोरोइंग की बात हो रही होगी। तो कैपिटल में क्या आ जाता है, शेयर्स आ जाते हैं, बोरोइंग्स में क्या आ जाएगी, डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई शेयर या डिबेंचर इशू कर रहा हूं और उस इशू से मेरे को पैसा मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो बोला जाएगा। इसीलिए मैं उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर दूंगा एज अ कैश इनफ्लो। दूसरी चीज, अगर मैंने किसी से लोन लिया, अरे लिया, अभी तो दिया वाली बात हो रही थी ना, कहां पे, ये देखो लोन एंड एडवांस किसमें आ गया था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया था। बट अब मैं जब फाइनेंसिंग पढ़ा रहा हूं तो वो लोन एंड एडवांस नहीं है, ये लोन गिवन की बात, लोन रिसीव्ड की बात है। लोन जब मैं रिसीव कर रहा हूं तो मैं मतलब क्या कर रहा हूं, किसी से पैसा ले रहा हूं, और जब मैं किसी से पैसा उधार लेता हूं तो मेरे लिए लायबिलिटी होती है, और वो लायबिलिटी मेरे को एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो होगी। ठीक है, तो लोन रिसीव्ड क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। फिर वापस से क्या होगी, लेस वाली चीजें देखते हैं। क्या क्या लेस वाली चीजें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब इस प्रेफरेंस शेयर में हम रिडीम की बात करते हैं। रिडम्पशन मतलब कि जब आप उनका पैसा वापस लौटा रहे होंगे, तो अगर मेरे शेयर्स का पैसा मैं वापस लौटा रहा हूं तो उनको मैं क्या बोलूंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस कर दिया। और क्या एग्जांपल है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट फॉर बायबैक, बायबैक समझ में आ रहा होगा आपको, शेयर्स परचेज कर लिए वापस। रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन मैंने लिया था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं तो इससे आउटफ्लो हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो मैंने शेयर्स इशू कर रखे हैं, देखिए पहले हमने डिविडेंड रिसीव की बात कर रहे थे तो वो तो शेयर परचेज पे आएगा, बट मैं डिविडेंड पे कब करूंगा, मैं अपने शेयर्स पे डिविडेंड पे करूंगा जो मैंने पब्लिक को इशू कर रखे हैं। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, जो डिबेंचर यहाँ पे मैंने इशू करे थे उस पर कोई भी इंटरेस्ट आएगा उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है, जो मैंने हमारे पास यहाँ पे लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके साथ हमारे पास ये भी खत्म होता है जिसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम
और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैसा लगा आप लोगों को बच्चों ये जो अभी तक हमने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ ली कि होता क्या है। फिर हमने उसकी कंप्यूटेशन भी पढ़ ली कि कंप्यूटेशन कैसे होती है। मेन कंप्यूटेशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग का भी मिल रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ के जाना है। अब एक छोटी सी और एडजस्टमेंट है, मतलब कि छोटी सी चीज है, बहुत ही सताती है बच्चों को ये चीज, मतलब बहुत मुश्किल देती है बच्चों को चीज। क्या बोला इसमें, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। बच्चों को ना ये लगता है कि मैं लेजर कब बनाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन है मेरे सामने, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लेजर बन रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लेजर नहीं बन रहे हैं, तो मेरे को कंफ्यूजन होती है कि लेजर किस में बनाऊं किस में ना बनाऊं। तो आज सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। लेजर को बनाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है क्वेश्चन में तो आपको लेजर बनाना है, नहीं तो कोई भी लेजर आपको नहीं बनाना है। क्या कंडीशन है? कंडीशन कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट। फॉर एग्जांपल, मैं एक मशीन अकाउंट बनाने का सोच रहा हूं, अब उसको मैं बनाऊं या ना बनाऊं कैसे पता चलेगा? इस कंडीशन को फुलफिल करके। क्या बोल रहा है, उस अकाउंट का, उस पर्टिकुलर अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगर मेरे को गिवन है, कहां पे? बैलेंस शीट में। जो हमको बैलेंस शीट दी जाती है क्वेश्चन की, उसमें अगर मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उस पर्टिकुलर अकाउंट का, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसको अकाउंट में कंसिडर कर सकता हूं कि हाँ लेजर अकाउंट बन सकता है। लेकिन अभी बनेगा नहीं। क्यों नहीं? जब तक दूसरी भी फुलफिल नहीं हो जाती, मतलब कि दोनों फुलफिल होनी चाहिए, जो दोनों है ना, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए तभी अकाउंट बनेगा। तो दूसरी क्या कहती है कि क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस तो आपको मिल गया, फिर आपको उसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी दिखनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट, उसमें नीचे 4-5 एडजस्टमेंट भी होती है। तो उस अकाउंट के लिए, उस अकाउंट का आपके पास क्या होना चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर होनी चाहिए, और उसी अकाउंट की आपके पास कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। तभी हम क्या बनेंगे? अपने लेजर अकाउंट्स को बनाएंगे। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें आते हैं हम कुछ अपने अकाउंट्स पे कि हमको अकाउंट्स कैसे कैसे बनाने हैं। वैसे तो आपने ये 11th क्लास में सीखा हुआ है लेजर अकाउंट बनाना, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है वो सीख लेते हैं। क्या है? सबसे पहला हमारे पास एसेट अकाउंट। कोई भी एसेट अकाउंट बनाना होगा, वही कंडीशन क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। दूसरा क्या? कोई उसकी एडजस्टमेंट गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कोई भी एसेट अकाउंट बनता है, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो हमें पता है कि असेट का बढ़ने से वो डेबिट होता है, असेट के कम होने से वो क्रेडिट होता है। तो ये वाली साइड मेरे को शो करती है कि मेरा असेट बढ़ रहा है, ये वाली साइड मेरे को शो करती है कि मेरा असेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ गई प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी? हमारे पास डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे आ गई। अब असेट के बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जब मैं उसको खरीद के लेके आऊंगा, परचेज करूंगा टू बैंक अकाउंट, तो हमारे पास डेबिट साइड में आ गया। फिर अगर मेरे को कोई गेन हो रहा है उस पे, अगर मैं सेल कर रहा हूं उस पे मेरे को फायदा हो रहा है, मैंने बोला कोई भी चीज बढ़ रही है असेट में, तो वो डेबिट साइड पे आती है। तो कोई भी फायदा होगा, गेन ऑन सेल, मतलब कि सेल करने पे अगर कोई फायदा हो गया तो वो भी किधर साइड जाएगा? डेबिट साइड पे। फिर इधर साइड आ जाओ, ये वाली साइड क्या शो करती है कि मेरा असेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया, जिसकी वजह से एसेट कम होता है। फिर नीचे बाय बैंक आ गया। क्या आ गया? ये सेल, कि मतलब अगर आपने कोई सेल कर दिया है तो भी आपका क्या हो जाएगा? असेट अकाउंट कम हो जाएगा। फिर पीएनएल अकाउंट, और किससे कम हो सकता है भाई? लॉस से कम हो सकता है। जब गेन से बढ़ रहा है तो लॉस से कम भी होगा। तो ये आपका असेट अकाउंट है। इसको ऐसे अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, और आपको ये बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स पक्का आती हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स मैंने लिखे हैं इसमें, इन्हीं अकाउंट्स में तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको आएगी। तो आपको ये वाले अकाउंट बनाने आने चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने असेट अकाउंट दिखाया आपको। अब मेन बात करते हैं किसकी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। जो हमारा असेट अकाउंट था उसी से रिलेटेड है हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट। असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, उसी का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे शुरू करेंगे? लायबिलिटी है, इसीलिए उसको क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर, और डेबिट साइड पे क्या आ गई? क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। फिर जो लायबिलिटी है वो बढ़ती कैसे है? क्रेडिट पे बढ़ती है। तो मतलब डेप्रिसिएशन जब कोई आएगा तो ये अकाउंट बढ़ जाएगा। जब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकाल के डेप्रिसिएशन किधर भेजना पड़ेगा? असेट अकाउंट में भेजना पड़ेगा। किस लिए भेजते हैं? डिस्पोजल के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग की, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग की, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो इधर साइड आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं असेट अकाउंट में भेज दूंगा तो इधर साइड आ जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, एक और अकाउंट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है। क्या है ये प्रोविजन फॉर टैक्स? इसकी भी वही बात है कि कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए, और कोई ना कोई उसकी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए, तभी आएगा।
तो प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर से प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारे लिए पता ही होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। लाइबिलिटी है मेरे लिए, तो लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई ओपनिंग की, और क्लोजिंग की बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, टू बैंक अकाउंट आ रहा है क्या, जब मैं टैक्स को पे करूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, जब मैं टैक्स को पे कर रहा हूं, तो मैं पे भी कहां से कर रहा हूं, प्रोविजन से। तो टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड आ गया, और बाय पीएनएल अकाउंट प्रोविजन मेड आ गया। क्या आ गया, बाय पीएनएल अकाउंट प्रोविजन मेड। देखो सिंपल सी बात समझो, जब भी मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करता हूं तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया क्यों जाता है। अगर मैं इस साल प्रोविजन बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2025 में कोई प्रोविजन बना रहा हूं, तो मैं मान के चलूंगा कि ये प्रोविजन मेरे को 2026 के टैक्स पेमेंट करने में फायदा देगा। कैसे फायदा देगा, कि अभी से मैंने कोई अपनी कंटिजेंसी के लिए, कोई अपनी फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए मैंने अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है, जब वो टाइम आएगा तो उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। तो प्रोविजन के बनाने से, प्रोविजन मेड करने से मेरे पीएनएल अकाउंट पे असर पड़ता है, मतलब कि मेरा पीएनएल अकाउंट क्या हो जाता है, प्रॉफिट को कम कर देता है, क्योंकि वहां से मैं पैसा निकाल रहा हूं और अपने एक एक्सपेंस के लिए रख रहा हूं। क्लियर है बात। अब जो मेरा पिछले साल प्रोविजन बन रखा था उससे मैंने इस साल की पेमेंट कर दी है, तो वो टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहीं पे हमारे पास खत्म होता है ये चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि वो सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली समझ ली है कि कौन कौन सी चीजें कैसी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हमारे पास कैश फ्लो का एक बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई छोटा क्वेश्चन भी देख लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई क्वेश्चन को करना भी कैसे है। अभी हमने सारी की सारी चीजें देख ली हैं, आप एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है एग्जाम में। क्लियर बात। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।